Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So beta I welcome you all to the unit of current electricity but in Hindi. ठीक है, तो बेटा ये जो पूरी सीरीज चलेगी ना, दैट विल बी कम्प्लीटली इन हिंदी. उसको हम आराम से सारी टर्मिनोलॉजी को शुद्ध हिंदी परिभाषा में देखेंगे, आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं. और ये जो चैप्टर है ना, ये सर्किट्स वगैरह ये सब कुछ जो आते हैं, जो इतना मुश्किल सा लगता है, इसको मैं बहुत आराम से और प्यार से आपको समझा दूंगा. ठीक है, आपको बस क्या करना है बेटा, बिल्कुल क्लास की तरह इसको चलाना है. ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने, साथ की साथ डे टू डे बेसिस पे क्वेश्चंस लगाने. जहां जहां मैं सवाल दूंगा आप पहले पॉज करोगे, खुद ट्राई करोगे, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन देखोगे. ठीक है, सो बिल्कुल ऐसे करके चलेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि 1% भी दिक्कत आएगी. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. शुरू करते हैं बेटा. तो देखो बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना पहली चीज जो निकल के आती है ना, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो वो कौन सा शब्द है बेटा? करंट. ठीक है, यानी करंट को बोलते हैं बेटा हिंदी में विद्युत धारा. अपन केवल धारा भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हम उसकी बात करते हैं. तो बेटा अगर अपन विद्युत धारा की बात करें तो आप ऐसे समझो कि कोई भी यानी चालक होता है ना, तो चालक मतलब कंडक्टर, उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हो. अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, जब उस पर विभव लगाया जाता है यानी कि उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगते हैं. करेक्ट, जब वो एक दिशा में गति करेंगे तो उसकी वजह से धारा उत्पन्न होगी. मैथमेटिकली अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जो धारा है यानी कि जो करंट है बेटा, वो आवेश के प्रवाहित होने की दर के बराबर होता है. मतलब ये, आराम से समझो, मतलब ये कि अगर मैं बात करता हूं बेटा करंट की, तो मैं लिख सकता हूं कि आई, आराम से सुनना मेरी बात, आई को अपन लिख सकते हैं बेटा धारा प्रवाहित होने की दर. और बेटा किसी भी चीज की जो दर होती है ना, वो दर वास्तव में उसका अवकलन होता है यानी कि डिफरेंशिएशन. इसलिए आई को अपन हमेशा क्या लिख सकते हैं? dq by dt. इतनी बात समझ में आती है? हाँ, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखने की है कि ये जो dq by dt अपन ने लिखा है बेटा, ये अपन ने लिखा है किसी एक क्षण के ऊपर, यानी कि इसे बोला जाता है ताक्षणिक. करेक्ट, ताक्षणिक. ताक्षणिक शब्द ये बताता है कि हम किसी एक शब्द पे बात कर रहे हैं, एक क्षण पे बात कर रहे हैं. जैसे कोई कहता है कि सर t बराबर 5 सेकंड पे बताओ, तो t बराबर 5 क्या है? एक कोई क्षण दे दिया ना हमें. कोई बोलता है 10:35 पे बताओ, तो ये क्या? एक क्षण है. समझते हो बात को? कोई बोले कि सर अगर क्षण की जगह मुझे समय का अंतराल दे दिया जाए, कोई मुझे बोले पहले 5 सेकंड में बताओ, t बराबर 2 से t बराबर 6 सेकंड बताओ, तो बेटा जब समय का अंतराल दिया जाता है ना, तो फिर उस भौतिक राशि को ताक्षणिक नहीं कहते, फिर उसे बोला जाता है एवरेज यानी कि औसत. समझते हो बात को? और उसके लिए भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अगर मैं वो भी लिखना चाहूं तो बहुत आराम से लिख सकता हूं कि अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो बेटा आई एवरेज यानी कि औसत विद्युत धारा को आप कुल मिला के सकते हो कुल आवेश बटा कुल समय. यानी इसमें भी कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, वो ही बेसिक सी चीज है. बस हाँ, यहां पे क्या था? अवकलन था, और वहां पे क्या था? डायरेक्ट लिख दिया. बात समझ में आती है? बोले हाँ सर, ये दो चीजें तो समझ में आ रही है. अभी सुनते जाओ. ठीक, इसके बाद अगर बेटा देखते हैं तो हमें कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना, उनको ध्यान देना अच्छे से. उनमें से पहली चीज तो ये, ठीक, पहली चीज तो ये कि इसकी जो यूनिट है ना बेटा, यूनिट मतलब इकाई. देखो आवेश ऊपर किस में लिखा जाता है? कूलाम. बोले हाँ सर, तो आप इसको 1c लिख दो. मैंने कहा ठीक है. नीचे क्या लिखा है? t यानी समय. समय क्या होता है बेटा? सेकंड. यानी कूलाम पर सेकंड, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आगे जाके? एम्पियर. इसे क्या बोला जाता है बेटा? एम्पियर. यानी कि अगर मैं यूनिट की बात करूंगा तो इसकी जो यूनिट या इकाई आएगी वो आएगी एम्पियर. ठीक, और इनफैक्ट अगर आपको ध्यान हो तो आपने बेटा 11th में पढ़ा था कि ये एक मूलभूत भौतिक राशि है. हमारे पास 7 मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं. हमारे पास द्रव्यमान, लंबाई, है ना, क्या बोलते हैं, इसके अलावा ये करंट अपने पास हो गया, तापमान हो गया, इस तरह के 7 राशियां हैं. ये उनमें से एक है. तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये एक तरीके से कैसी राशि है बेटा? मूलभूत. मूलभूत को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल. ध्यान रखना. ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर अपन बात करते हैं इकाई या यूनिट के अलावा, तो ये एक किस तरह की राशि है बेटा? स्केलर. आप बोलोगे सर स्केलर मतलब? स्केलर मतलब बेटा आदिश. ठीक है, दो तरह की भौतिक राशि होती है, सदिश और अदिश. करेक्ट, आदिश का मतलब जिसके पास केवल क्या हो? परिमाण. सदिश का मतलब जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो. तो इसके पास केवल क्या होगा बेटा? परिमाण, यानी इसे कैसा माना जाएगा? स्केलर यानी कि अदिश. बात समझ में आती है?
करेक्ट। हो सकता है आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ जाए कि सर करंट का तो हम डायरेक्शन बताते हैं भाई, जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी विपरीत दिशा में करंट पढ़ा करते थे हम लोग। कब बात सही है बेटा, लेकिन आप ऐसे समझो कि वो दिशा और जो वेक्टर यानी सदिश की दिशा होती है वो दोनों अलग अलग दिशाएं हैं। ठीक है, तो अब आप याद रखना कि विद्युत धारा एक आदिश भौतिक राशि है। क्लियर? सो इतनी पॉइंट समझ में आ गया बेटा। इसके बाद एक चीज और बस लास्ट बता रहा हूं, फिर तुम लिख लेना अपनी कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट चीज और है, तो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स ही है, उसी हिसाब से बता रहा हूं। ठीक, एक पॉइंट और ऐसे याद रखना बेटा, ठीक, कि अगर कभी भी मुझे, है ना, अगर कभी भी मुझे आवेश चाहिए हुआ कि किसी चालक के क्रॉस सेक्शन मतलब काट क्षेत्र से कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, तो उसके लिए बेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रल आई डी टी, यानी आई का समाकलन समय के सापेक्ष। भाई ये डी क्यू बाई डी टी दिख रहा है, टी इधर ले जाओ और दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, समाकलन, इंटीग्रेशन। तो यहां से हमें क्या निकल के आ जाएगा, Q का मान निकल के आ जाएगा, कुल आवेश जो एक चालक के काट क्षेत्र से प्रवाहित होता है। इनफैक्ट सुनते जाना मेरी बात, इनफैक्ट अगर हमारे पास लेट से बेटा कोई ग्राफ बनाया जाए, ठीक है, हमने क्या किया, एक बेसिक ग्राफ बनाया। ग्राफ देखो कैसा, कुछ मान लो इस तरह से बना दिया, किसी भी तरह का ग्राफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ग्राफ हमने बनाया बेटा, ये हमने बनाया लेट से I और T के बीच। ठीक, अब इसके अंदर अगर अपन देखें बेटा, तो ये जो इसका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, इस क्षेत्रफल को यानी कि एरिया को आप किसके बराबर देख सकते हो, इंटीग्रल आई डी टी, यानी ये आवेश के बराबर। यानी इसका जो क्षेत्रफल आएगा बेटा, ये भी आपको क्या देगा, आवेश देगा। तो कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल जो आएगा बेटा वो किसके बराबर होगा, कुल आवेश के बराबर। ठीक, तो कुल मिला के देखो अपने को कितने पॉइंट्स ध्यान देने, है ना, अच्छे से समझना बेटा मेरी बात। कुल मिला के देखो अपना पहला पॉइंट, तो अपने को ये ध्यान देना है कि ताक्षणिक जो धारा है वो डी क्यू बाई डी टी है, उसके अलावा वो मूलभूत राशि है, आदिश है, उसकी जो इकाई है वो 1 एम्पियर है। करेक्ट। इसके अलावा दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर हमें कभी औसत विद्युत धारा चाहिए तो वो कुल आवेश बेटा कुल समय हो जाएगा। तीसरी चीज, अगर हमें कुल आवेश चाहिए, कुल आवेश जो एक चालक के काट क्षेत्र से प्रवाहित हो टी समय में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई डी टी, यानी उसका समाकलन, तो आपको आई का समाकलन करना पड़ेगा। और यदि आई और टी का मेरे को ग्राफ यानी वक्र दे दिया जाए तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल आपको कुल आवेश बता देगा। ये अपना निकल के आ जाएगा बेटा पॉइंट नंबर 3। तो कुल मिला के 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, और मेरे हिसाब से कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस नहीं है, सब किया जा सकता है, पढ़ाया होगा, हल्का 9वीं 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक बार इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो फटाफट से, तुरंत से। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। अब आपका काम ये है कि ये जो बताया है इसको उन एग्जाम्पल पे अप्लाई करने की कोशिश करो खुद से। पहले क्लास को पॉज कर दो, क्वेश्चन ट्राई करना, फिर नहीं बने तो सोल्यूशन देखना है। ठीक है, चलो बढ़िया बेटा, एक बार के लिए अच्छे से इसको कॉपी करो बढ़िया से, और फिर मैं बढ़ता हूँ, है ना। आप पॉज करके कॉपी कर लो पूरा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बेटा देखो, पहले एग्जाम्पल में मैं आपको सवाल जरूर समझा दूंगा, ठीक है, उतना मैं करता हूं। अपने पास बेटा एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक वृत्त में घूम रहा है। ठीक है, अपने पास क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, एक वृत्त में घूम रहा है। वृत्त में बेटा किसी चाल से घूम रहा होगा, है ना। अगर वृत्त में अपन देखते हैं तो ये क्या कर रखा होगा, कुछ इसकी चाल रही होगी। कितनी चाल से घूम रहा है बेटा, v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा अपने को जो त्रिज्या दे रखी है बेटा इसकी, है ना, वो जो त्रिज्या दे रखी है वो त्रिज्या अपने पास लेट से कितनी मान लेते हैं, इधर बना देते हैं, r मान लेते हैं। यानी इस वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितनी है, r। ठीक, और अब अपने को बताना है कि भाई ये कितना अपने को एक चक्कर पूरा करे, क्रांति मतलब एक चक्कर में कितनी औसत विद्युत धारा ये उत्पन्न करेगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो एक बार के लिए मेरे हिसाब से बस इतना करना है बेटा, आवेश पता है, एक चक्कर में औसत धारा पता है, तो अपने को औसत का फॉर्मूला क्या था, Q बटा T था। तो आप क्या करो, कुल आवेश को देखो, कुल T को देखो, और फिर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करो। करेक्ट, तो पहले खुद से ट्राई करो और उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना। ठीक है, चलो ट्राई करो बेटा 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, चलो तो आप ट्राई करो, है ना, पॉज करके, और मैं आगे चलता हूं, है ना, सोल्यूशन के साथ।
तो देखो बेटा मेरे हिसाब से तो इसका जो सोल्यूशन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, देखो ध्यान से सुनना। मेरे हिसाब से तो आई का मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूँ औसत में, वो है Q बाई टी। जहाँ तक Q की बात करता हूँ तो मुझे इतना समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, ठीक। इसके बाद अगर मैं समय की बात करता हूँ तो जो मैंने सीखा है बेटा, एक चक्कर का समय जो है वो एक चक्कर की दूरी बटा एक चक्कर की क्या होनी चाहिए भाई, चाल। भाई समय क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा तो 2 पाई आर, 2 पाई आर, करेक्ट। और बेटा डिवाइड किससे करेंगे इसको, दूरी बटा चाल, यही तो समय आएगा। अब ये v कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये अपना बन जाएगा EV अपॉन में 2 पाई आर। और अपने को क्या निकल के आ गया, अपने को बेटा, अपने को बेसिक सा जो अपन ने करंट देखा था वो निकल के आ गया। क्लियर। तो सीधा सा सवाल था, एक इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, बताओ कितनी विद्युत धारा उत्पन्न करेगा औसत। सीधे सीधे लिख देंगे Q बटा टी, E बटा 2 पाई आर बाई वी। सीधा बेटा सवाल, समझ गए बात को। तो आई एम श्योर आपका भी यही रहा होगा, ठीक है। अगर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो मन छोटा नहीं करना है, समझ लो कैसे करना है, अगले सवाल में उसको फिर ट्राई करना, ठीक है। क्लियर। चलो पॉज करके बेटा आगे बढ़ो, मैं आगे बढ़ता हूं अगले सवाल पे। चलो बेटा अब मैं आगे अगले क्वेश्चन में मैं आपको ये भी समझाता हूं। देखो क्या है, यहां पर हमारे पास एक आवेशित वलय है। वलय आई होप आप समझते हो बेटा, है ना, रिंग को कहते हैं। तो हमारे पास लेट से कुछ तरह की इस तरह की आवेशित वलय है। ये जो वलय है बेटा, ये बेसिकली हमें बोला गया है आर त्रिज्या की और ओमेगा से घूम रही है। आवेशित है तो इसका आवेश हमें देना पड़ेगा, करेक्ट। तो हम लिखते हैं कि भाई इसका जो आवेश रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, यानी इसके पास कुछ पॉजिटिव आवेश रहेगा, ठीक है। और ये पूरे पे नियत रूप से बेटा इसको दे रखा होगा। आप बोलोगे कि सर अगर आवेशित है, नियत रूप से आवेश दिया तो कितना आवेश दे रखा होगा। तो मैं बता देता हूं कि बेटा ये कुल मिला के कितना आवेश दे रखा है, Q दे रखा है, ठीक। और इसके अलावा ये अपने केंद्र के अंदर, ठीक है, ये कितने से घूमेगा बेटा, ये घूमेगा ओमेगा से। बात समझ में आती है, बोले हाँ सर इतनी बात समझ में आती है। अब ये वाला जब घूम रहा है तो ये वापस एक चक्कर में कितना औसत धारा उत्पन्न करेगा वो अपने को निकालना था। मेरे हिसाब से पॉज करो, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, उसके बाद सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। मेरे हिसाब से बेटा जो इसका करंट का फॉर्मूला आना चाहिए वो फिर से आना चाहिए Q बटा टी। मैं फिर से कुल जो आवेश है वो कितना लिख सकता हूं, Q। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, कभी कभी आपको ना थोड़ा सा डिफरेंट से परेशान करने के लिए Q की जगह लैम्डा भी दिया जा सकता है। लैम्डा का मतलब होता है बेटा रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि Q बटा L। तो ऐसे केस में अगर मुझे Q चाहिए होगा तो मैं Q को लिख सकता हूं बेटा लैम्डा इंटू L। और लंबाई जब पूरे वलय की एक लेंगे, इसकी जो परिपथ होगा यानी कि सरकमफ्रेंस, वो कितना निकल के आ जाएगा, 2 पाई आर। तो ये बन जाएगा बेटा लैम्डा इंटू 2 पाई आर। अगर कभी कभी कन्वर्ट करना पड़ा तो ये भी हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है। तो या तो मैं Q को Q रहने दूंगा या मैं लिख दूंगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय बेटा समय की अगर बात करते हैं, किसी की भी कोणीय चाल अगर आपको दे रखी है ओमेगा, तो अपने को पता है T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता था, करेक्ट। तो वहीं से हम लोग सीधे सीधे लिख देंगे कि T बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। अब यहां से बेटा अगर अपन देखते हैं तो यहां से देखो 2 पाई से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ओमेगा कहां जाएगा, ऊपर की ओर। ओमेगा अगर ऊपर जाता है बेटा तो ये निकल के आ जाएगा अपना एक्सप्रेशन लैम्डा ओमेगा आर। आई होप बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अपना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बस इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पूछे कि सर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने को बहुत सारे बन सकते हैं। हो सकता है आपको दे ही दिया जाए कि भाई Q दे दिया और बोला कि Q बराबर 2t स्क्वायर है, बताओ 2 सेकंड पे कितना इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होगी। सबसे आसान सवाल, करना ही कुछ नहीं, इसका सीधे सीधे क्या कर देंगे, अवकलन। अवकलन जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, dq बाई dt। dq बाई dt कितना आ जाएगा, 4t। t बराबर 2 सेकंड पे चाहिए था तो कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो या तो आवेश घूमेगा, हो सकता है एक बिंदु आवेश घूमे, हो सकता है वलय घूमे, हो सकता है कुछ नया ही बना दे, और या फिर Q दे देगा अपने को समय का फलन और बोल लेगा कि बताओ I बताओ। मेरे हिसाब से अपन तीनों तरह के सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़िया से बेटा इसको पूरे को कॉपी कर लो, और एक बार जब बिल्कुल बढ़िया से कॉपी कर लो, समझ लो ना, फिर क्लास के साथ आगे बढ़ना। मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो
अब देखो बेटा, मैं जा रहा हूँ मेन टॉपिक पे, है ना। अब अपन चलते हैं पार्ट 2 पे। ये सबसे मुश्किल पार्ट है, थोड़ा थियोरेटिकल है इसलिए, लेकिन परेशान नहीं होना, बहुत आराम से कर लेंगे इसको, ठीक है। अपने को बोला बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन का चालक के अंदर प्रवाह, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल आराम से समझना। आप तो मैं सबसे पहले आपके लिए एक चालक बता देता हूँ, है ना, बना देता हूँ कि भाई लेट से, या मैं खुद ही बना देता हूँ, है ना। आप तो ऐसे सोचो कि अपने पास मान लो कोई एक चालक है, ठीक है। देखो चालक कैसे बनाएंगे अपन, 2 कंडीशन बनाते हैं अपन, है ना। ध्यान से सुनना बिल्कुल बात को, हल्के मत लेना इसको। एक तो यहां बनाएंगे, एक तो यहां बनाएंगे। बेटा आगे की सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, इसलिए ध्यान देना। तो हमने ये जो चालक बनाया, ठीक, ये मान लो इसका काट क्षेत्र है, ठीक, ये इसका क्या है, काट क्षेत्र, इस तरीके से, ठीक। सुनते जाना अच्छे से। अब इसमें क्या किया गया बेटा, हमने ये जो हमने चालक बनाया, इसमें हमने सबसे पहले, ठीक, अभी के लिए हमने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, मतलब कोई विभवांतर नहीं दिया इसको, ठीक, ना पॉजिटिव ना बैटरी से कनेक्ट किया ना कुछ किया, बस ऐसे कैसे छोड़ दिया। जब ऐसे छोड़ा तो हमने ये देखा कि यार इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इधर था, एक इधर था, एक इधर था, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। और ये सारे इलेक्ट्रॉन ना अलग अलग दिशा में गति कर रहे थे। यानी मैंने देखा कि भाई ये इधर गति कर रहा था, ये इधर कर रहा था, ये इधर कर रहा था, ये कुछ इस तरफ कर रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉन जो थे वो अलग अलग दिशा में गति कर रहे थे। अलग अलग दिशा में जब गति कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि रुके हुए थे, चल रहे थे, गति कर रहे थे, प्रवाहित हो रहे थे, लेकिन एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, एक ऊपर तो एक नीचे। नेट कैंसिल आउट होके कितना हो गया था, बोले सर 0। इनका बिल्कुल सही। मतलब ये कि यदि चालक को आपने विभवांतर नहीं दिया, उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, तो ऐसे केस के अंदर अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर इसकी औसत वेग कितना होगा आवेश का, तो मैं कितना बोलूंगा बेटा, 0। ये औसत वेग किसका है बेटा, ये है अपने आवेश का, ठीक है। आवेश का औसत वेग कितना होगा, 0। औसत वेग, औसत चाल 0 मत कर देना। कई बार कंफ्यूज करने के लिए बढ़िया स्टेटमेंट के क्वेश्चन बना देते हैं और अपने को बोल दिया जाता है कि भाई औसत चाल की बात कर लो जरा। बेटा कैसे पता चलता है कि चाल है कि वेग है, ऊपर वेक्टर लगा रखा है मतलब वेग, नहीं लगा रखा मतलब चाल, तो ये 0 नहीं होती। क्या बात समझ में आती है, क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया कि जब तक आपने विभवांतर नहीं लगाया तब तक जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो औसत वेग है वो तो 0 माना जाएगा, औसत चाल जो है वो नॉन 0 मानी जाएगी। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आ रही है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इधर आ जाओ। अब ऐसे केस के अंदर हमने क्या किया बेटा, है ना, अगले केस में हमने क्या किया, ये जो हमारी चालक था, हमने क्या किया, इसको एक सिरे को तो पॉजिटिव से जोड़ दिया और एक को नेगेटिव से। एक तरीके से मैंने क्या प्रोवाइड करा दिया बेटा, यहां पे विभवांतर, कैपिटल वी का मतलब होता है बेटा विभवांतर। हमने यहां विभवांतर दे दिया। अब विभवांतर देने के कारण, विभव के अंत के कारण सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लग जाते हैं। सिर्फ सुनते जाना आप तो अच्छे से, ठीक है। अब ये वी का यूज नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं, ठीक। ऐसा देखते ही क्या हुआ, ये जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे, यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, यहां था, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लगे, फिक्स्ड एक दिशा में, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने तो इलेक्ट्रॉन को उधर भेज दिया नेगेटिव के पास। मैंने बोला बिल्कुल बेटा, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये है पॉजिटिव अपना और ये वाला अपना क्या है, नेगेटिव। समझ गए बात को। तो जितने इलेक्ट्रॉन थे वो सारे नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव होंगे तो बेटा वो क्या, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, तो ये किसकी तरफ जाने लगेगा, ये पॉजिटिव के पास जाएगा। बात समझ में आती है बेटा। यानी नेगेटिव वाले जो अपने इलेक्ट्रॉन हैं ये पॉजिटिव की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं। जब ये इस तरफ गति करेंगे, करेक्ट, तो नेगेटिव इधर गया मतलब पॉजिटिव इधर आया, एक ही बात है। तो वहां से हमने ये देखा कि अब हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में हमें क्या दिखाई देगा, आई, यानी कि करंट, यानी कि विद्युत धारा। इसलिए जब विभवांतर लगाया जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करके करंट प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इनफैक्ट यहां पे ये पूछा जा सकता है बेटा आपसे कि वापस से, जैसे यहां पूछा गया था कि यहां पर औसत चाल कितनी होगी, ऑफ कोर्स नॉन जीरो होगी।
आपसे पूछा जाएगा औसत वेग कितना होगा, बेटा औसत वेग भी कैसा होगा, नॉन जीरो होगा, शून्य नहीं होगा। समझते हो बात को। और ये किस ऑर्डर का होता है, ये बेटा होता है लगभग मिलीमीटर पर सेकंड के ऑर्डर का, मिलीमीटर पर सेकंड। अब वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि कॉपर का है कि जिंक का है कि एल्यूमिनियम का है कि किसका है। बोले ठीक है सर, इतनी बात भी समझिए। सवाल आता है बेटा सीधे सीधे कि भाई क्या ऑर्डर होगा इस वेग का। इस वेग को आगे जाके बेटा अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि विस्थापन चाल, विस्थापित चाल कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो अभी के लिए तो तुम बस इतना समझना, ठीक है, कि भाई कब जीरो होगा कब नॉन जीरो होगा। बोले ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया ना तो बेटा इसको कॉपी कर लो। ये जो 4 चीजें लिखी है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है बढ़िया। और फिर वहां पे नहीं पता होगा तो फिर अपन कर भी नहीं पाएंगे। तो आप ऐसे मत सोचना कि यार ये तो बहुत आसान चीज है, सर ने क्यों बताई। अपन तो बेसिक से ले रहे हैं, प्लस दूसरी चीज एक एक चीज को कवर करते हुए चल रहे हैं। करेक्ट। तो एक बार के लिए अच्छे से ये पूरा कॉपी कर लो, समझ के एक बार हो जाए फिर अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। चलो देखो बेटा, मैं आ गया हूं बेटा अगले टर्म पे। अब मैं एक एक करके, है ना, एक एक करके आपको एक एक शब्दावली बताते जाऊंगा, बेसिक टर्मिनोलॉजी आप अच्छे से समझते हुए चलना, है ना, उसको अपन जोड़ते रहेंगे, ध्यान देना। मैंने कहा ना आज का लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल है बट समझना चाहिए। पहली शब्द बेटा अपने से बोला गया है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को बेटा अपन कह सकते हैं हिंदी में, करंट मतलब धारा, डेंसिटी मतलब घनत्व। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। धारा घनत्व कहते हैं इसको। धारा घनत्व को बेटा अपन देखो किससे लिखा जाता है, इसको अपन लिखते हैं बेटा जे से, ठीक। और ये जो जे है इसको लिखा जाता है धारा बटा क्षेत्रफल। यानी कि जो भी अपना चालक होगा, भाई यहां पे अपन क्या होगा, कोई ना कोई एक चालक होगा। इस चालक के अंदर बेटा क्या हो रहा होगा, इस चालक के अंदर लेट से कुछ करंट प्रवाहित हो रहा होगा, आई, ठीक है, आई बह रहा होगा। आई करंट जब प्रवाहित हो रहा है और प्लस हमें यह पता होगा कि इसका कुछ ना कुछ काट क्षेत्र है। ये काट क्षेत्र कितना रहा होगा, ए। तो अपन आई बटा ए को सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, जे बोल सकते हैं। यहां से अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी यूनिट कितनी होगी तो बेटा ये एम्पियर बटा क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक। इसका अगर विमीय सूत्र की बात करते हैं तो विमीय सूत्र m0 L - 2 T0 A1, बेटा ये आएगा इसका विमीय सूत्र। बात समझ में आती है। तो करंट डेंसिटी बहुत आसान सी चीज हो गई, करंट पर यूनिट एयर, ठीक है। आई होप बेटा इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, करेक्ट। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना बेटा कि, और इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से समझना। जैसे मान लो हमारे पास कभी कोई एक ऐसी तार है, ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग सा जा रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसमें लेट से बेटा कितना करंट फ्लो किया, अंदर करंट फ्लो कर रहा था आई, फिर ये करंट बहता बहता इधर तक कितना आया, आई। तो जो अगर देखोगे तो इसकी शेप, जो इसकी आकृति है वो बदलती जा रही है तार की, यानी तार धीरे धीरे मोटी होती जा रही है, काट क्षेत्र उसका बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा जो आई थी वही कितनी है, आई। बेटा धारा कभी भी जो अपना चालक है ना उसकी मोटाई पे निर्भर नहीं करता, जितना प्रवेश जाएगा उतना आगे जाएगा, उतना बाहर से निकलना भी जरूरी है, करेक्ट। तो इस वजह से जितना धारा अंदर जाएगी उतनी धारा बाहर आएगी, धारा समान रहेगी। यदि मैं 2 बिंदु ले लूं बेटा, यदि मैं क्या ले लूं, 2 बिंदु ले लूं, एक इधर एक इधर, तो बेटा इन दोनों बिंदुओं पे अगर मुझे धारा को कंपेयर करना हो, ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई I1 बराबर कितना, I2, करेक्ट। दूसरी चीज, यदि मुझे काट क्षेत्र को नापना हो तो काट क्षेत्र दिखती सी बात है कि भाई जो 2 है उस पे ज्यादा है, मोटा है, और यहां पे क्या है, पतला है। इस कारण से जब J की बात करते हैं तो J क्या होता है, I बटा A। I क्या है, समान। तो जो J है वो A के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस वजह से जिसका A ज्यादा बेटा उसका J क्या हो जाएगा, कम। समझिए बात को। तो ये जो मैंने लिखा है ना बेटा, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देते हुए लिखना है और अपनी कॉपी में भी इसको इंपॉर्टेंट मान करके चलना है। क्लियर। तो धारा घनत्व होता क्या है वो सब समझना है, और उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि अगर एक तार की मोटाई बढ़ती जाए या घटती जाए तो उस पर धारा घनत्व पे क्या प्रभाव उसका पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा ना एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो तुम अच्छे से इसको कॉपी करो, बढ़िया से समझ लो, दिमाग में बिठा लो, जब हो जाए तो क्लास को आगे लेके चलो। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा ना।
देखो बेटा, अगला जो अपना पॉइंट है ना, ये भी काफी काम का है ना। अगला जो अपना पॉइंट है वो है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। मैं समझाता हूँ बेटा, बेसिकली ये क्या है, इसको अपवहन वेग भी कहते हैं वैसे तो, ठीक है, फिर भी मैं समझाता हूँ इसको क्या बोलते हैं, तो वो सादा भाषा में समझाता हूँ। आप तो ऐसे समझो कि अभी हमने देखा था कि एक चालक बनाया था हमने, फटाफट से बना लेते हैं। हमने एक चालक बनाया इस तरह से, और हमने ये देखा बेटा कि ये जो चालक है ना, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इस चालक में बेटा जो अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, भाई हमने यहाँ पे क्या लगाया था, एक प्लस और माइनस लगाया था ना। यहाँ पे हमने लगाया था लेट्स से प्लस, यहाँ क्या लगाया था माइनस, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये क्या था बेटा, एक तरफ गति करना शुरू करता है, इस तरफ। अब हमें क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलता जाएगा, करेक्ट, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना तो बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, ठीक, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत स्मूथ प्रिपरेशन हो जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा, कई बार ऐसा होगा कि आप पढ़ के जाओगे लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे, कई बार ऐसा हो रहा हो खूब प्रैक्टिस कर ली, खूब प्रैक्टिस कर ली, आखिरी दिन एग्जाम वाले दिन कुछ गड़बड़ हो गई। तो ऐसे 1000 रुकावटें आएंगी, करेक्ट। लेकिन आप क्या करते हो, टकराते टकराते आगे बढ़ते जाते हो और इवेंचुअली अपने जहां जाना है वहां पहुंच जाते हैं। सेम चीज यहां पर भी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करता है तो उसको बहुत सारी रुकावटें आएंगी, उसमें और इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो उससे लड़ेंगे, टकराएंगे, बार बार टक्कर होगी, करेक्ट। जो पॉजिटिव आयन होता है ना बेटा, जो पॉजिटिव बच जाएगा हिस्सा इलेक्ट्रॉन के अलावा, जो परमाणु का है ना, वो भी क्या करेगा, अणु का भी कह सकते हैं, तो उसकी भी अगर बात करेंगे तो उससे भी उसकी क्या होगी, टक्कर होगी, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ना चल के ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है। भाई यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू किया होगा मान लो, तो सबसे पहले क्या किया होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, फिर यहां किसी से टकरा के यहां आया, फिर टकरा के थोड़ा इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर चला गया। तो ये इस तरीके से रैंडमली चलता है, समझ गया मेरी बात को। जिस कारण जिसका नेट स्पीड है वो थोड़ा सा घट जाता है, कम हो जाता है, करेक्ट। तो वो जिस स्पीड से, जिस चाल से, जिस वेग से आगे की ओर प्रवाहित होता है, आगे की ओर बढ़ता है, करेक्ट, उसी को अपन क्या कह देते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह देते हैं, अपन अपवहन वेग कह देते हैं। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा बेटा अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब मैथमेटिकल फॉर्मूला भी इसका समझ लेते हैं। फॉर्मूला जो बेटा इसका निकल के आता है वो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। हम लोग लिख सकते हैं v बराबर u प्लस AT। बोले ठीक है सर, ये तो समीकरण है, बिल्कुल लगा सकते हैं। जहां तक बेटा u की बात करते हैं, u क्या है, 0, यानी जब तक ये विभांतर नहीं लगा था, हमने पढ़ा था ना इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर कि जब तक आप उसके अंदर विभांतर नहीं लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाओ, तब तक उसका जो औसत वेग होता है वो क्या होता है, 0। बोले हाँ सर। ये जो v बच गया इसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, vd बोल देंगे, vd के अलावा बेटा a बच गया। ए का मतलब क्या होता है, त्वरण। बेटा त्वरण हमेशा क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को, आप ऐसे समझो ये पॉजिटिव नेगेटिव है। विद्युत जो क्षेत्र होता है ना बेटा, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इस तरफ होता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, यानी ये अपने पास क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र आ गया, करेक्ट, विद्युत क्षेत्र। अगर अपन इलेक्ट्रॉन पे देखेंगे, पॉजिटिव होना है ना, यानी पॉजिटिव होता बेटा अपने पास, धनावेश होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता, ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। विपरीत दिशा में बल लगता है मतलब इस पे फोर्स कहां लग रहा होगा, इस तरफ। बात समझ में आती है बेटा। इस फोर्स को यदि मैं इसके द्रव्यमान से भाग दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका त्वरण मिल जाएगा। और बेटा बल अगर आपको याद हो तो बल को Q गुणा E बोला जाता था, इसके पहले वाले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा हो। यानी यहां पर मैं चाहूं तो त्वरण के लिए सीधे सीधे लिख सकता हूं QE। ये QE किसका मान है बेटा, F का, डिवाइडेड बाय कितना, M इंटू कितना, T। समझते हो। अब इसमें हल्के फुल्के और चेंजेस करते हैं, समझते जाना अच्छे से। हल्के फुल्के क्या चेंजेस करेंगे बेटा, ये जो VD है एक तो इसके ऊपर सदिश लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद जो आवेश है बेटा वो क्या होगा, -E। बोले हाँ सर। इसके अलावा जो E है वो क्या रहेगा, E ही रहेगा। जो द्रव्यमान है बेटा वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही रहेगा। और जो बच गया टाइम, इसको बोला जाता है टाउ, और इस पे भी क्या लगाते हैं, सदिश। यानी यहां से अगर बेटा देखते हैं, ठीक है, यहां से अगर देखते हैं इफेक्टिवली तो ये जो निकल के आता है, ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं बेटा, अपवहन वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझते हो बात को।
बोले हाँ सर इतनी बात तो समझ में आ गई, बस एक बात नहीं समझ आई, ये आपने टी को टाओ क्या लिख दिया, ये क्या चीज़ है? मैं समझाता हूँ बेटा। ये जो टाओ लिखा गया है ना, ये वास्तव में क्या चीज़ है? ये इफेक्टिवली अगर देखें तो बेटा इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। बोले सर रिलैक्सेशन टाइम मतलब जब रिलैक्स कर रहे हो। रिलैक्स कब करते हैं? मतलब जब विश्राम कर रहे हो। इसे बोला जाता है बेटा विश्रांति काल। समझ गए? तो रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हैं एंड विश्रांति काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है बेटा, विश्रांति काल। ठीक है, इस तरीके से। और बेटा इसको आप ऐसे समझ सकते हो, विश्राम कब करेगा? दो टक्करों के बीच में। भाई बार बार टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो दो टक्करों के बीच का आप अलग अलग टक्करों का समय निकाल लो और उन सब का क्या ले लो? औसत ले लो। तो किन्हीं भी दो टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है, जब वो विश्राम कर रहा है, फ्री है, किसी से टकरा नहीं रहा है, कोई बोझ उसके ऊपर नहीं है, कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है, बल नहीं लग रहा है, उस समय को अपन क्या कहते हैं बेटा? विश्रांति काल। समझ के बात को? और ये जो विश्रांति काल है, ये बेसिकली किस पे निर्भर करता है बेटा? तापमान पे निर्भर करता है, तापमान पे। यानी यदि मैंने तापमान बढ़ाया, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। यदि मैंने तापमान बढ़ाया, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बेटा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट चलेंगे। फास्ट चलेंगे तो उसकी वजह से जल्दी जल्दी टक्कर होगी। जल्दी जल्दी टक्करें हो जाएगी तो उनका विश्रांति काल क्या होगा? घट जाएगा। यानी तापमान बढ़ाने पे विश्रांति काल बेटा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ गए बात को? अब मेरी बात सुनना, अपने दिमाग में ये आ सकता है कि सर इसका मतलब तो जब जल्दी जल्दी चल रहा है तो फास्ट चल रहा है, तेज। अगर तेज चल रहा है तो क्या ये जो अपन ने वेग निकाला है, F1 वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या ये भी अपना बढ़ जाएगा क्या? ये नहीं बढ़ेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन जब टक्करों के बीच चल रहा है ना, वो चाल बढ़ेगी, वो फटाफट चलेगा। लेकिन आप ऐसे सोचो अगर जल्दी जल्दी टक्कर होगी तो जो आगे बढ़ने की नेट चाल है वो तो घटेगी ना। इसका मतलब यहां पर Vd जो है ये घटेगा। ये सबसे कॉमन गलती है जो बच्चे करते हैं। बच्चे क्या बड़े भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd, ये तापमान बढ़ाने पर घटेगा। तो तापमान बढ़ाया तो विश्रांति काल घटा, Vd घटेगा। समझ गए बात को? आई होप बेटा ये पूरा पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है तो अपने दिमाग में बिठा लो, फिर अपनी कॉपी में बिठा लो। जब पूरा हो जाए तो फिर अगले पार्ट को उठाना। आज की क्लास में अपन ये सब थियोरेटिकल वाला खत्म करेंगे, फिर अगली क्लास में अपन ओम्स का नियम लेंगे। तो ऐसे इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में बांट के करेंगे ताकि सर पे लोड ना आए और आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो आप पॉज करके पूरा कॉपी कर लो बेटा और मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना? ऑल राइट, बस दो तीन चीज़ें और है बेटा ना। देखो अब अपन बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन करंट, करंट बोले तो बेटा धारा, ठीक है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसा कि मैंने कहा था अपवहन वेग Vd। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो इसको ज़्यादा नहीं कॉम्प्लेक्स करेंगे, मैं सीधे ही बता रहा हूँ आपको। आप ऐसे ध्यान रखना बेटा कि अगर मैं एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ I बराबर NEA Vd। ये एक्सप्रेशन निकल के आता है। ये एक्सप्रेशन किसका निकल के आया बेटा? ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया अपना इसका, I का। तो I अपने पास किसके बराबर हो गया? NEA Vd। अब ये जरूर समझना जरूरी है कि बेटा N क्या है, E क्या है, A क्या है, V क्या है। तो N का मतलब बेटा यहां पर होता है, ठीक है, यहां बेटा N का मतलब होता है, सीधे सीधे अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन घनत्व का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब हुआ बेटा इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक, एकांक आयतन के लिए। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन मौजूद है, उसे बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन घनत्व। समझ गए बात को? तो कुल मिला के कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति एकांक आयतन। इसकी यूनिट ध्यान रखना बेटा, ये हमेशा नंबर में होता है। बोलेगा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। तो ये ऐसे गिवन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना हमें इस तरह से, ये इसकी यूनिट हो गई। क्लियर? बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई।
इलेक्ट्रॉन है ये पूरा, है ना, ये ई उसका कोई आवेश नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन है। मैं ठीक से लिख देता हूं, ठीक बेटा, ऐसे। बोले ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मेरे हिसाब से बेटा इसमें तो कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए, ये तो अपने बहुत बार याद किया हुआ है, 10⁻⁻19 कूलम। बच्चे पूछते हैं कि सर इसको माइनस में रखना है क्या, केवल परिमाण रखना है। बोले ठीक है सर। ए की अगर बात करते हैं बेटा यहाँ पे, तो ए अपने को पता है, ए का मतलब अपना है काट क्षेत्र, ठीक है, काट क्षेत्र। बोले ठीक है सर, काट क्षेत्र हो गया। इसके अलावा क्या बच गया बेटा अपना, ठीक है, काट क्षेत्र। इसके अलावा बेटा डी डी अपने को पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बोले ठीक है सर, यहां से हमको समझ में आ गया आई और वी डी के बीच में रिलेशन। ठीक बेटा, इसको भी अपने को कंडक्टर पे अप्लाई करना आना चाहिए, चालक पे। मैं समझाता हूं कैसे, आप सिर्फ सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो मान लो हमने कुछ इस तरह का चालक लिया फिर से, ठीक। यहां पर भी अपन ने दो बिंदु ले लिए बेटा, एक बिंदु यहां और एक बिंदु यहां। हम फिर से करंट की अगर बात करेंगे तो हमें पता है कि यहां भी करंट कितना जाएगा, आई, विद्युत धारा, और यहां भी विद्युत धारा कितनी जाएगी, आई, करेक्ट। लेकिन अगर वीडी की बात करेंगे तो देखो वीडी को कैसे ध्यान देंगे, सुनते जाना अच्छे से ना, नोट की तरह ही लिखेंगे इसको। मैंने पहले भी इस तरह की एक चीज ली थी ना, वैसे। तो नोट के हिसाब से अगर देखते हैं तो बेटा अपन यहां पर लिख सकते हैं कि भाई यहां पे अगर देखेंगे तो I1 I2 तो बराबर है। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया फिर से बेटा किसका ज्यादा हो जाएगा, A2 का A1 से ज्यादा हो जाएगा। बोले हाँ सर हो जाएगा। A2 का बेटा अगर A1 से एरिया ज्यादा है, A1 से, तो बेटा इधर ध्यान दो, I तो समान है। बोले हाँ सर। N जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व, वो पदार्थ पे निर्भर करता है, वो भी क्या होगा, समान। बोले हाँ सर। E भी समान है। VD जो है वो A के इनवर्स हो जाएगा। ये A को कहाँ ले जा सकते हैं, नीचे। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई जो VD है वो किस पे निर्भर करेगा, 1/, काट क्षेत्र पे। तो जिसका एरिया ज़्यादा बेटा, उसकी ड्रिफ्ट स्पीड यानी VD2 वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आती है। यानी यहाँ से अपन कह सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर देखेंगे तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ भी देखते हैं तो जैसे काट क्षेत्र बदलेगा वैसे वैसे VD बदलेगा, आई पे कोई प्रभाव नहीं आएगा। और उसको चेक करने के लिए सीधा सा अपने पास क्या रिलेशन है बेटा, उसको चेक करने के लिए सीधा सा रिलेशन अपने पास है, VD 1/A पे निर्भर करता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोले सर एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम इसको लिख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है लिख लो बेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली टर्मिनोलॉजी पे चलेंगे, बस 2-3-4 स्लाइड्स और फिर आज की क्लास को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा था पहले कि थ्योरेटिकल है पर याद रखना ज़रूरी है, वरना हटा देता, ठीक है। तो ध्यान दो, तो एक बार अच्छे से कॉपी करके समझ लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अगला चीज़ निकल के आ गया कि हमें बताना है कि रिलेशन बिटवीन, संबंध बताना है करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बेटा विद्युत क्षेत्र। तो हमें किस किस की बात करनी है, एक तो बेटा यहाँ से धारा घनत्व की बात करनी है और एक हमें बात करनी है बेटा विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र। समझ गए, समझ जाओगे मेरे हिसाब से ना, विद्युत क्षेत्र। अब देखो बेटा, इनको रिलेट करने के लिए अगर अपन देखें, यहीं से शुरू कर देते हैं, बेसिक से करते हैं। देखो कैसे आता है। हमें क्या ये पता है कि I बराबर N E A V D। हल्का सा एक्सप्रेशन बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रेन की एक्सरसाइज हो जाएगी। I ये दे रखा है बेटा अपने को, यहाँ से I/A, A को कहाँ ले जाओ, नीचे, तो अपने पास क्या बच जाएगा, N E V D। बोले ठीक है सर। I/A को क्या बोल सकते हैं बेटा, J बोल सकते हैं, ठीक। यहाँ से N को N, E को E और VD को क्या अपन लिख सकते हैं, E कैपिटल E τ/m। बोले सर ये कहाँ से आया बेटा, ये आप याद करो, आपको बताया था ना कि VD बराबर V बराबर U + AT लगाया था, ठीक है। वहाँ U 0 था, A की जगह क्या था, QE/m। बोले हाँ सर याद आ गया। तो केवल उसका परिमाण लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत बेटा नहीं है सर। यानी कि इसको अगर देखें तो VD की जगह जब ये लिख दिया तो इसको लिखा जा सकता है बेटा NE²। ये E और E मल्टीप्लाई के एक स्क्वायर, टाउ को भी इधर लिख देते हैं, M को भी इधर लिख देते हैं और साथ में क्या बच जाएगा बेटा, E।
बोले ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पर बेटा ये जो जे है ये तो जे ही रहेगा, है ना, ध्यान देना बात पे, जे तो क्या रहेगा जे, और ये जो पूरा बच गया ना, इस पूरे को बोला जाता है बेटा सिग्मा। सर सिग्मा मतलब होता है बेटा, सिग्मा मतलब होता है चालकता, सिग्मा मतलब चालकता। और बेटा इस चालकता को अगर अपन चाहे ना तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/ρ, ठीक है, जहां पे रो का मतलब होता है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो ये जो अपनी रो निकल के आई इसको अपन लिख सकते हैं प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना है। तो ये फॉर्मूला बहुत काम आता है और इस पे ना क्वेश्चंस वगैरह भी आ सकते हैं, तो आप अच्छे से याद रखना। मैं अलग से दोबारा लिख देता हूं NE² τ/m। तो यहां से कभी सिग्मा का बात किया तो NE² τ/m, रो का बात किया तो m/NE² τ। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, अगर आप प्रतिरोधकता या चालकता की बात करो, चाहे आप प्रतिरोधकता की बात करो चाहे आप चालकता की बात करो, ये दोनों किस पे निर्भर करते हैं? n जो है वो पदार्थ पे निर्भर करेगा, मटेरियल, ठीक है, यानी कि प्रकृति चालक की। इसके अलावा E कांस्टेंट है, नियत, छेड़ना ही नहीं। m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, नियत, छेड़ना ही नहीं। टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल, ये निर्भर किस पे करता है बेटा? ये तापमान पे निर्भर करता है। इसलिए अगर मैं एक पॉइंट बनाना चाहूँ, नोट बनाना चाहूँ, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ बेटा कि अगर कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर कभी भी देखा जाए तो चाहे आप सिग्मा की बात करो चाहे रो की बात करो, ये दो चीज़ों पे निर्भर करते हैं, एक तो तापमान पे, ठीक, और दूसरा बेटा जो भी चालक है ना, उसके पदार्थ पे, यानी कि पदार्थ। समझ में आती है बात? ये दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। बोले ठीक है सर, अब हमको ये नोट समझ में आ गया। इनका वेरी गुड, और यहीं से निकल के आता है बेटा। लास्ट चीज, इसको अगर अपन लिखना चाहे इवेंचुअली अपने फाइनल एक्सप्रेशन में, तो अपन इसको फाइनल एक्सप्रेशन में देखो कैसे लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं J बराबर सिग्मा इंटू E, या फिर लिख सकते हैं E/ρ। ये दोनों ही तरीके इसको लिखने के सही हैं। समझ में आती है बात? तो J बराबर सिग्मा E या फिर J बराबर सिग्मा E के अलावा E/ρ भी कर सकते हैं। समझ गए बात को बेटा? अब अगेन कभी जैसे J को मान लो E से रिलेट करना हो, जैसे अभी अपन ने वो चालक वाला क्वेश्चन किया था ना, मान लो वो यहाँ पर ही आ जाए। मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ, अच्छे से ध्यान देना मेरी बात पे। मान लो अपने पास इस तरह का कोई चालक होता, ठीक, फिर से ये बिंदु 1 लेता, फिर से ये बिंदु 2 लेता। अब तो अपन बेटा कई बार सीख गए, है ना, कि जो करंट आएगा वो तो क्या आएगा? I, वो करंट दोनों जगह ही क्या आता है? समान आता है, धारा। लेकिन अगर अपन बात करें तो ये तो हमें समझ में आता है कि एरिया अगर देखते, मैं यहाँ लिखता हूँ, एरिया जो 2 का है वो 1 से क्या है बेटा? ज़्यादा। एरिया अगर ज़्यादा है तो जो अपने पास ये रहेगा J, तो जो J2 का है वो क्या हो जाएगा? कम। ये हम पहले ही देख चुके हैं भाई, जिसका क्षेत्रफल अगर ज़्यादा हो गया, J होता है I/A, तो A पे व्युत्क्रम अनुपाती, इसलिए अगर A ज़्यादा हुआ तो J क्या होगा? कम। और J यदि कम हुआ बेटा, देखो J पे ही क्या निर्भर करता है? E। तो हम कह सकते हैं ऐसे केस में जो E आएगा वो 2 पे 1 से क्या हो जाएगा? कम। वरना बेटा ये ढूंढना ना बहुत मुश्किल काम है कि कहाँ E ज़्यादा होगा, कहाँ J ज़्यादा होगा, कहाँ VD होगा। इस पर कई क्वेश्चंस आ सकते हैं अपने पास। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि चालक की मोटाई को बदल दिया जाए तो क्या सेम रहेगा और क्या बदलेगा। मैंने हर चीज़ में आपको हर भौतिक राशि में बताते हुए चल रहा हूँ, आपको भी उसको ध्यान रखना अच्छे से। समझ गए? तो अगर अपन नोट की बात करें तो एक तो अपना नोट नंबर ये 1 हो गया, ठीक है, और एक अपना बेटा ये नोट 2, इसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप बेटा ये दोनों चीज़ों, तीनों चीज़ें आप अच्छे से याद रखोगे। तो J = सिग्मा E भी अच्छे से याद होना चाहिए। सिग्मा और रो का जो फॉर्मूला है ये NE² τ/m, ये भी अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। बस एक आध चीज़ और बची है बेटा, है ना, लास्ट, फिर उसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। तो इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से लिख लो, जब हो जाए पूरा तो फिर आगे बढ़ना बेटा, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप कॉपी करो पॉज करके। ओके बेटा, बस लास्ट चीज़ पे आ गए अपन जिसकी बात कर रहे थे। और बेटा वो जो लास्ट चीज़ है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी जो शब्द है ना बेटा, देखो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ सादा भाषा में। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा कि आसानी से प्रवाहित होने का मतलब पैरामीटर।
जैसे मोबाइल नहीं बोलते, मोबाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ़ोन को आप कहीं भी ले जा सकते हो अपने साथ, लेके जाना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको छोड़ दो, वो आपकी पढ़ाई को पूरा ख़राब कर रहा है, ठीक है, बट क्या करें, मतलब उसकी हेल्प से पढ़ भी रहे, ठीक है तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आप कोशिश करना कि सिर्फ सही काम के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए उसका यूज़ करें, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ मोबाइल वैन बोलते हैं कई बार, क्योंकि वो क्या है, चल फिर सकती। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी चालक में कितनी आसानी से चल फिर सकता है ना, उसमें घूम सकता है, प्रवाहित हो सकता है, गति कर सकता है, उसी की कोई पैरामीटर को अपन क्या कहते हैं बेटा, मोबिलिटी कहते हैं, ठीक है, मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी को बेटा अगर हिंदी में, मतलब वैसे अगर देखें मैथमेटिकली, है ना, अच्छे से समझना, छोटा सा पॉइंट है, इसको एक तो म्यू से दिखाया जाता है, और बेटा इसको लिखा जाता है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपवहन वेग और बेटा जो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र, है ना, उन दोनों का रेशो, ठीक है, अनुपात। यहां से बेटा ये फॉर्मूला सही नहीं है, ज्यादा काम आता, ज्यादा काम क्या आता है, वीडी का फॉर्मूला लिखें, ई टाउ बटा एम और डिवाइडेड बाय कितना बेटा, ई। अब यहां से हमें समझ में आता है कि यार यहां से तो ई और ई तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी अपने पास जो आएगा वो बेटा आ जाएगा ई टाउ बटा एम। और इनके अंदर भी हमें अच्छे से पता है कि ई क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, वो तो फिक्स है। उसी तरह से एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी फिक्स है, तो के क्या बच गया अपने पास, टाउ बच गया। और ये जो टाउ निकल के आता है बेटा, यानी कि विश्रांति काल, है ना, तो ये विश्रांति काल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि जो म्यू है वो एक्चुअल में किस पे निर्भर कर रहा है, विश्रांति काल पे। अब हमें पहले से पता है कि बेटा यदि तापमान को आपने बढ़ा दिया तो तापमान को बढ़ाने से विश्रांति काल क्या हो जाता है, कम। आपको पहले ही बताया था ड्रिफ्ट स्पीड अपवहन वेग क्या हो जाता है, कम। और इसको अगर कम कर दिया तो जो मोबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन की आसानी से घूमने फिरने की क्षमता, वो भी क्या हो जाएगी, कम। और ये नेचुरल सी चीज है ना, तापमान बढ़ाओगे तो धूम धड़ाम ज्यादा होगा, फटाफट फटाफट इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, जल्दी जल्दी टक्करें होने लग जाएंगी, तो वो आसानी से कैसे घूमेगा, फ्रीली कैसे घूमेगा, इसलिए उसकी मोबिलिटी घट जाती है। समझ में आती है बात बेटा? तो ये वो पार्ट होके निकल गया, करेक्ट। तो इसको भी अपने को अच्छे से ध्यान देना है। तो यहाँ पे एक तो अपने को किस चीज़ पे फोकस करना है बेटा, एक तो अपने को इस चीज़ पे फोकस करना है यहाँ पे कि म्यू का एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो किसकी टर्म में याद रखना है, ई टाउ बाय एम। दूसरा ये याद रखना है कि ये टाउ पे कैसे निर्भर करता है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये पार्ट तो याद रखना ही रखना है। समझ गए बात को? तो मेरे हिसाब से बेटा मैंने कोशिश करके जो थ्योरी वाला पोर्शन था ना, ओम्स लॉ से पहले वाला, अगर आप कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो बड़ा टिपिकल सा लगता है, तो मैंने उसको टुकड़े में बांट के बिल्कुल आसान भाषा में आपको एक एक पॉइंट समझा दिया है। ठीक, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये पूरा पार्ट अब अपना कवर्ड है। अब इसके बाहर सवाल नहीं जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, खाली ये जो फॉर्मूलेज है उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। बाकी आने वाले जो पार्ट है, जैसे ओम्स लॉ है, उसके अंदर सारे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन, सर्किट एनालिसिस, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल ले लिए। ये थ्योरेटिकल था तो इसमें ज़्यादा एनर्जी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो अगर ये पूरा क्लास आज का क्लियर हो गया है तो इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करके फिर इसको पैक करके रख देना और फिर अगला लेक्चर लगाना शुरू करना। ठीक है बेटा? सो पॉज करके कॉपी कर लो। बाकी थैंक यू सो मच, है ना। फिर हम मिलते हैं अगेन राइट इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम ओम्स लॉ और उसका फर्दर एप्लीकेशन देखें। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।